डियर स्टूडेंट्स, आई एम फिरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मांग क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है जनाब कि मेजरमेंट के लिए यूनिट का होना जरूरी क्यों है, या आंसर के लिए यूनिट क्यों जरूरी है। आंसर के लिए यूनिट क्यों जरूरी है, हमने इस पे कमेंट करना है, हमने इस पे बात करनी है। Why unit is necessary and important factor for expressing answer completely। आंसर को कंप्लीट करने के लिए यूनिट का सहारा क्यों लिया जाता है, ये जरूरी क्यों है। इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर देना है तो आपने इस पे तकरीबन 4-5 फैक्टर में बात कर सकते हो। आंसर में पहले नंबर पर आप कहें ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात करें। दूसरे नंबर पे बात करें मीनिंगलेस, फिर मैं बात करने वाला हूं मीनिंगलेस पे। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा रॉन्ग आंसर, फिर इसके बाद मैं बात करूंगा रॉन्ग आंसर। और द फोर्थ फैक्टर आई हैव टू डिस्कस के यूनिट क्वांटिटी से रिलेटेड भी बात हो सकती है। ये 4 मेजर फैक्टर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन 4 फैक्टर्स को आप टच करें आंसर में तो बेहतर रहेगा। अब इन चारों का मतलब क्या है, आंसर के लिए यूनिट क्यों जरूरी है। तो आप ऐसे कहोगे कि ऑब्जर्वेशन से हमें आंसर मिलता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहोगे कि भाई कोई भी आंसर हो उसके लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है, और ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक मेजरमेंट से है, और मेजरमेंट रिक्वायर यूनिट्स। विदाउट यूनिट मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल। अगर आप किसी आंसर तक पहुंचना चाहते हो तो आप कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन करोगे। हर ऑब्जर्वेशन में आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। आंसर के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए मेजरमेंट या कैलकुलेशन, और मेजरमेंट और कैलकुलेशन विदाउट यूनिट इज इम्पॉसिबल, तो रिक्वायर यूनिट्स। सो देयरफॉर आप कह सकते हो दैट यूनिट इज अ बेसिक फैक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहो, मेजरमेंट कहो या कैलकुलेशन कहो, तीनों ठीक है। ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, यूनिट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अब मीनिंगलेस का मतलब क्या है, इस फैक्टर में क्या कहोगे, आप कहोगे कि विदाउट यूनिट आंसर में बी मीनिंगलेस। आंसर जो होगा वो मीनिंगलेस होगा और हमें नहीं पता चलेगा कि इस आंसर का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लेंथ है, और उसकी वैल्यू 100 है, अगर मैं कहूं एक लेंथ है और उसकी वैल्यू 100 है, बताओ कि ये लेंथ के 2 एंड्स कहां होंगे। ये दोनों एंड्स कहां होंगे, गौर से देखें। ये एंड नंबर 1 कहां होगा, ये एंड नंबर 2 कहां होगा। मैंने आपसे जनरली पूछा। अब मैंने 100 के साथ यूनिट नहीं लिखा, तो अगर कोई स्टूडेंट इसे 100 सेंटीमीटर कहेगा तो वो कहेगा सर ये एक एंड मीटर रॉड का एक सिरा है, ये दूसरा एंड मीटर रॉड का दूसरा सिरा है। अगर कोई और स्टूडेंट इसको मीटर समझेगा तो 100 मीटर का मतलब वो हो सकता है मुझे कहे कि सर ये 100 मीटर का मतलब है कि एक सिरा स्टाफ रूम है, कॉलेज का स्टाफ रूम, और दूसरा सिरा लेक्चर रूम है, और दोनों के दरमियान तकरीबन 100 फासला है। वैसे ही कह रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। सो अगर यहां सेंटीमीटर कंसीडर होगा तो द एंड्स विल बी द एंड्स ऑफ अ मीटर रॉड। अगर मीटर कंसीडर होगा तो कोई भी एक ही बिल्डिंग में 2 कमरे हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली दैट। और अगर मैं कहूं ये 100 किलोमीटर कंसीडर हो गया तो कहेंगे, एक कहेगा कि सर ये पेशावर है, एक एंड पेशावर है, दूसरा एंड अटक है या सवावी है, राउंड अबाउट 100 किलोमीटर के गैप पर है। तो आपने देखा कि जब तक हम इसके साथ प्रॉपर यूनिट नहीं लिखेंगे
तब तक हमारा आंसर मीनिंगलेस होता है, हम कुछ नहीं कह सकते, कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर सकते, एक्यूरेट बात नहीं कर सकते। सो सेकंड स्टेप में आप कहोगे कि विदाउट यूनिट आंसर एक्सप्रेस्ड इज मीनिंगलेस, और इसकी बहुत से नुकसान होते हैं, फायदा इसका कुछ नहीं होता। अब रॉन्ग आंसर का मतलब क्या है? रॉन्ग आंसर का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा मुमकिन है कि आंसर ही गलत हो। आप अगर यूनिट या सही यूज नहीं करोगे या यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा। कैसे? तो मैं सेंटेंस लिख लेता हूं कि विदाउट यूनिट एक्सप्रेसिंग, अगर हमने यूनिट को एक्सप्रेस नहीं किया आंसर के साथ, और आंसर ऑफ कैलकुलेशन में भी रॉन्ग, और आंसर ऑफ कैलकुलेशन में भी रॉन्ग। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो आसान सी बात करूंगा, इजी बात करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए। फर्ज करो ये एक डिस्टेंस है और मैंने इस डिस्टेंस के साथ 100 लिखा है, लेकिन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लिखा, और मैं कहूं कि यहां से एक गाड़ी रवाना हो रही है और इस गाड़ी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और मैं आपसे कहूं कि जरा मालूम करो ये गाड़ी यहां तक आने में कितना टाइम लेगी, तो टाइम का आंसर आपने मालूम करना है। अब अगर ये डिस्टेंस फर्ज करो ये 100 मीटर हो और मैंने मीटर नहीं लिखा और आप लोगों ने इसे सेंटीमीटर कहा, तो आपका टाइम गलत होगा। हकीकत में गाड़ी अलग टाइम में पहुंच जाएगी और आप अलग मालूम कर लोगे। अगर ये 100 किलोमीटर हो और आपने 100 मीटर इस्तेमाल किया, फिर भी आपका आंसर गलत होगा। एक्चुअली रियल लाइफ में गाड़ी कोई और टाइम लेगी और आपके पास कोई और टाइम आएगा। इसका मतलब है कि कैलकुलेशंस के आंसर गलत आ सकते हैं अगर हम आंसर्स के साथ, अगर हम डेटा के साथ यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन के आंसर गलत आ सकते हैं। द लास्ट फैक्टर इस क्वेश्चन के आंसर में जो फोर्थ पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि भाई यूनिट से क्वांटिटी का पता चलता है। अगर मैं कहूं कि 10, तो 10 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 10 मार्कर्स भी हो सकते हैं, 10 मार्क्स भी हो सकते हैं, 10 मास भी हो सकता है, 10 लेंथ भी हो सकता है। तो जब तक यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक हम क्वांटिटी नहीं पहचान पाएंगे। सो यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट क्वांटिटी। यूनिट इसलिए जरूरी है कि हमें पता तो चले कि जो हम कैलकुलेट या मेजरमेंट कर रहे हैं ये किस क्वांटिटी का है। यानी अगर हमने इसके साथ किलोग्राम लिख दिया, सो द क्वांटिटी विल बी मास। अगर हमने इसके साथ मीटर लिख दिया, द क्वांटिटी विल बी लेंथ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप अपना आंसर एक्सपेंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन का के आंसर्स के साथ यूनिट लगाना क्यों जरूरी है। Now let me proceed towards question number 2, conceptual question of measurements. सेकंड हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि इसमें है जनाब क्वेश्चन नंबर 2 कि एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस of SI system of units। SI system of units इस्तेमाल करने के एडवांटेज क्या है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले नंबर पे आपको क्लिक करना चाहिए कि ये है वेल डिफाइंड। ये है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? टाइटल दोगे, हेडिंग दोगे वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड के नीचे फिर एक दो सेंटेंस लिखोगे, मतलब क्या है। याद रखें वेल डिफाइंड इसको बोलते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सबके लिए सेम हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे सबके लिए सेम हो। यानी x इज नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज़ एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 होगी, एक और क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 होगी वगैरह, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड है। अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, यूरोप, इटली, फ्रांस, दुनिया के जिस जगह पर भी जाओ सबके लिए नेचुरल नंबर सेम है, सिमिलर है, तो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मीन हर जगह सेम। अगर आप एसआई सिस्टम यूज करोगे तो ये पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, तो आपका डेटा दूसरे ममालिक में और दूसरे ममालिक का डेटा आपके मुल्क में और आपकी जगह पर इजीली कन्वे होता है, ट्रांसफर होता है, समझा जाता है और बताया जाता है और रीड किया जा सकता है। अगर आप लोकल सिस्टम यूज करोगे तो वो उस एरिया का सिस्टम होता है, किसी और जगह पर फिर लोग उसको नहीं समझ पाते, उनको दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। तो वेल डिफाइंड मीन कि it is used all over the world, all over the world।
अब अगर मजीद एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसमें कहो कि इसमें इजीनेस होता है, इजीनेस टू अंडरस्टैंड डेटा फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। मुख्तलिफ ममालिक के डेटा या रिसर्च पेपर्स को बाकी दुनिया को समझना उनके लिए आसान होता है, ये वेल डिफाइंड है। जो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि एसआई यूनिट जो है ये क्या काम करते हैं, एसआई यूनिट प्रोवाइड्स, ये हमें प्रोवाइड करते हैं अ वाइड रेंज ऑफ प्रीफिक्सेस। इसी सिस्टम ने हमारे लिए प्रीफिक्सेस बनाए हैं, पावर ऑफ 10 के कांस्टेंट्स बनाए हैं, फिक्स्ड वैल्यूज बनाए हैं, और उसका फायदा क्या है, वाइड रेंज ऑफ प्रीफिक्सेस एसआई यूनिट ने इंट्रोड्यूस किया, और इसमें 10⁻⁻18 से लेकर 10⁻+18 तक प्रीफिक्सेस शामिल हैं और भी हैं। यानी ये है ऑटो और ये है एक्सा एंड ऑटो। तो इतने बड़े रेंज में प्रीफिक्सेस से फायदा क्या होता है, तो याद रखिए कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं हमारे लिए, हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। The third advantage of SI units is that SI system जो है it divides all quantities into two groups। जितने भी क्वांटिटीज हैं ये दो ग्रुप्स में क्वांटिटीज को डिवाइड कर लेता है ये सिस्टम। एक बेस कहलाता है और एक डिराइव्ड कहलाता है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि हम लोग सिर्फ बेस को समझ लेते हैं, ये फंडामेंटल है, हम ओनली इसको समझ लेते हैं, बाकी ये जो है ये इसी से डिराइव हो जाते हैं, इसी के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम हासिल कर लेते हैं। तो इस आई सिस्टम हमारे लिए ये फायदा देता है कि हमें हर क्वांटिटी के नेचर को अलग अलग नहीं समझना होता, हम 7 बेसिक क्वांटिटीज को समझ जाते हैं और उन्हीं के बेस से हम बाकी को डिफाइन कर लेते हैं। तो गोया 7 टेक्निक्स को जानकर हम पूरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को आराम से डील कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थर्ड एडवांटेज है। द फोर्थ एडवांटेज इज एसआई यूनिट्स के डेफिनेशन और वैल्यूज इस तरह लिए गए हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से सूटेबल है। यानी फर्ज करो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और मीटर सबसे बेहतरीन यूनिट है प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लेंथ के लिए भी और कम से कम लेंथ के लिए भी। जैसे कि द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, और सेकंड सबसे बेहतरीन इंटरवल है टाइम के मेजरमेंट के लिए, चाहे किसी क्लास का टाइम हो, चाहे टाइम ट्रेवल हो, ट्रैवलिंग का या टूर का टाइम हो, चाहे किसी भी चीज का टाइम हो, तो सेकंड बेहतरीन मौजू टाइम होता है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोसेस के टाइम्स को इंडिकेट करने का। So what is the fourth advantage of this? The fourth advantage of it is it provides perfect and suitable units, यानी standards। ये suitable standards या units provide करता है with respect to practical life। प्रैक्टिकल लाइफ के मुताबिक बिल्कुल बेहतरीन यूनिट्स प्रोवाइड करता है, और जिस तरह मैंने एग्जांपल मीटर सेकंड वगैरह की दी, किलोग्राम की आप दे सकते हो। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं, इसको आप एक्सपेंड करके आप इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 होगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इट सेज के अगर एक फुल सर्कल है, ये एक फुल सर्कल है, इट इज अ फुल सर्कल, तो इस फुल सर्कल के सेंटर पर जो प्लेन एंगल बनता है वो कितना होता है, ये प्लेन एंगल कितना होता है। और अगर ये एक फुल स्फीयर है, लेट अस सपोज इट इज अ फुल स्फीयर, तो इसके सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितना होता है। आप समझते हैं कि ये तो मैथमेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो जानते हैं कि इसके कोई हिंट्स वगैरह नहीं होते, सिंपल प्योर कैलकुलेशन है। हमें पूरे कंप्लीट सर्कल का प्लेन एंगल बताना है, और हमें कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल बताना है। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। आप जानते होंगे कि जो प्लेन एंगल होता है, द प्लेन एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू arc length divided by radius of circle।
जबकि जो सॉलिड एंगल होता है, द सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया यूज्ड एंड रेडियस स्क्वायर का रेशियो। ये आपने टॉपिक में पढ़े होंगे। ये इक्वेशन है। अब वैल्यूज पुट करें। प्लेन एंगल के लिए हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं थीटा, और आर्क लेंथ कंप्लीट सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस, यहां से शुरू और पूरा सर्कल लोगे तो आर्क लेंथ फॉर कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई r, और रेडियस की जगह r, तो r कैंसिल, इट मीन 2 पाई रेडियन। रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये इसका आंसर हो गया। इधर आप लिखोगे सॉलिड एंगल के लिए अल्फा बीटा के में कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, बीटा यूज कर लेते हैं, अल्फा यूज कर सकते हो। अब रेशियो है r स्क्वायर लोगे, नीचे r स्क्वायर आएगा, ऊपर एरिया यूज्ड, लेकिन कंप्लीट स्फीयर का मतलब है कि पूरे स्फीयर का एरिया पुट करोगे, तो इधर लिखोगे एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर और डिवाइड बाय r स्क्वायर कैंसिल। सो कंप्लीट स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई, लेकिन सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट इज t रेडियन। तो ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स t रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, और इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, और इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। What is least count error and how we can reduce it? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सबसे पहले लीस्ट काउंट एरर के डेफिनेशन से स्टार्ट होगा कि डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट एरर क्या है, पहले ये बताना होगा। और जो दूसरा स्टेप है, फिर दूसरे सेक्टर में आपने बात करनी होगी, फिर आपने टाइटल देना होगा मेथड टू रिड्यूस, मेथड टू रिड्यूस, इसको कम करने का मेथड, या इसको मेथड टू रिड्यूस, या इसको कम करने का मेथड क्या है, वो स्टेप्स क्या है जिससे हम लीस्ट काउंट एरर को कम कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में आप ये कहें कि लीस्ट काउंट एरर, याद रखें ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ही बोलते हैं। लीस्ट काउंट एरर मीन इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट से जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर आता है उसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, उसे लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट यू हैव टू प्रोवाइड दैट द maximum error obtained from an instrument, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो एरर की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आती है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है। सेकेंड सेंटेंस आप कह सकते हो कि लीस्ट काउंट एरर इज एक्चुअली, ये हकीकत में क्या है, इट इज एक्चुअली, लीस्ट काउंट एरर इज एक्चुअली equal to absolute uncertainty. It is actually equal to absolute uncertainty. So आप कह सकते हो the absolute uncertainty in a measurement is called least count error because least count error is equal to absolute uncertainty. ये दोनों बराबर हैं। ये तो डेफिनेशन हो गए। अब डेफिनेशन के बाद इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेथड टू रिड्यूस में सबसे पहले स्टेप में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप कहोगे इज वी नाउ दैट लीस्ट काउंट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है उसके बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि लीस्ट काउंट एरर को हम कम कर दें तो हमें मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कम करना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम कैसे हो सकती है, आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर कहोगे लीस्ट काउंट एरर इज इक्वल टू, बट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। ये भी आपने पढ़ा होगा टॉपिक में कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर है, तो इसकी जगह ये लिखते हैं। फिर आप कहें कि लीस्ट काउंट
एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। आपको याद होगा क्लास 9 10 में आपने फार्मूला पढ़ा था प्रैक्टिकल में कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अदर स्केल। कोई भी दूसरा स्केल जो मेन स्केल के अलावा हो उस पर जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। यहां से आपको रिलेशन मिल गया। फर्स्ट स्टेप में मेथड टू रिड्यूस में आपने रिलेशन डेवलप कर दिया कि भाई लीस्ट काउंट एरर जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेन स्केल पर एक डिवीजन जितना बड़ा होगा तो लीस्ट काउंट एरर उतना ही बड़ा होगा, और अगर मेन स्केल पर एक डिवीजन जितना छोटा होगा लीस्ट काउंट एरर उतना ही छोटा होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स इधर से देख रहे हो कि ये नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द ऑप्शनल स्केल, ऑप्शनल स्केल मेन स्केल के अलावा चाहे सर्कुलर स्केल हो, चाहे स्लाइडिंग स्केल हो, वर्नियर स्केल हो, कोई भी हो, स्फेरिकल स्केल हो, जो भी हो, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में होता है मेन स्केल के अलावा दूसरा स्केल होता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सेकंड स्केल और ऑप्शनल स्केल इस पे डिवीजन के साथ इन्वर्सली है। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने ये कहा, सेकंड स्टेप में आप ये कहें कि अगर हम चाहते हैं कि लीस्ट काउंट एरर को कम कर दें, सो दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक वन डिवीजन ऑन मेन स्केल स्मॉल। आप ऐसा करें कि मेन स्केल पर जो डिवीजन है उसको छोटे से छोटा बनाएं तो आपके मेजरमेंट में लीस्ट काउंट एरर की वैल्यू कम से कम आएगी। फिर द थर्ड स्टेप में आप ऐसा कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट एरर को कम करने के लिए चूंकि इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप कहें कि इफ यू वांट टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर को कम करने के लिए इंप्लाइज के तीसरा जो मेथड हम यूज कर सकते हैं वो है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल ले लो या ऑन द सेकंड स्केल। मेन स्केल के अलावा जो सेकंड स्केल है उस पे जितने ज्यादा डिवीजन लोगे उसके माय डियर स्टूडेंट लीस्ट काउंट एरर उतना ही कम होगा। लास्ट में एग्जांपल दे देना, लिख नहीं सकता हूं बोल देता हूं। एग्जांपल में कहो कि फर्ज करो एक है स्क्रू गेज और एक है वर्नियर कैलिपर, दोनों के मेन स्केल पर डिवीजन सेम है, 1 मिलीमीटर ऑन स्क्रू गेज भी है, 1 मिलीमीटर ऑन वर्नियर कैलिपर भी है, फिर भी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट एरर कम होता है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट एरर ज्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि वर्नियर कैलिपर के सेकंड स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कम होते हैं जबकि स्क्रू गेज के सेकंड स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन काफी ज्यादा होते हैं। तो ये है जनाब आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये चैप्टर जो है जिसने इसके टॉपिक्स पढ़े हैं और सही पढ़े हैं तो उनको मेरी इन बातों की समझ बहुत आसानी से आएगी, और जिन्होंने इनके टॉपिक्स नहीं पढ़े या इन्होंने जस्ट रीड किए हैं तो मुझे लगता है आई एम कंफर्म वो बोर होते रहेंगे, बिकॉज आइडिया से पढ़ना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोर डिजिट्स जो होते हैं, अगर एक आंसर है, क्वेश्चन का मतलब है कि एक आंसर है उसमें डिजिट्स की तादाद ज्यादा है, एक आंसर में डिजिट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है, तो कैसे मैंने क्वेश्चन को का मतलब लिखा आपके लिए। इनके क्वेश्चन के स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एक आंसर है उसमें डिजिट्स बहुत ज्यादा है फिर भी उसकी एक्यूरेसी कम है, ये कैसे हो सकता है, व्हाई इट इज सो। तो जनाब इसका जो आंसर है बहुत आसान सी बात है। आंसर में फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको एक्यूरेसी बतानी होगी कि एक्यूरेसी क्या है। पहले एक्यूरेसी के बारे में बताओ, फिर इस सिचुएशन का रीजन बताओ। पहले एक्यूरेसी बताओगे और फिर सेकंड स्टेप में आंसर में गिवन सिचुएशन का रीजन बताओगे। एक्यूरेसी बताने के लिए कहोगे कि भाई एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी हकीकत में आंसर का एक्चुअल वैल्यू के करीब होना। What is accuracy? Accuracy means the closeness of your answer to the actual value. Actual value के करीब होने को accuracy कहते हैं। अगर ज्यादा करीब है तो accuracy ज्यादा और अगर कम करीब है तो accuracy कम। अब रीजन दोगे तो रीजन ये है कि accuracy does not depends upon the number of digits। रीजन क्या है, इससे कैसे कम हो सकती है वगैरह वगैरह। तो एग्जांपल दोगे,
रीजन में आप अगर एग्जाम्पल मेंशन करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं। फर्ज करो एक मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100 है, वो 100 है। अब एक ऑब्जर्वर ने, ऑब्जर्वर नंबर 1 ने आंसर मालूम किया है, आंसर है 99.9, और ऑब्जर्वर नंबर 2 ने आंसर मालूम किया है, ऑब्जर्वर नंबर 2 का आंसर है हमारे पास 1299.9। अगर आप देखें तो ऑब्जर्वर नंबर 2 के डिजिट्स तो ज्यादा हैं, इसके आंसर में डिजिट्स क्या है, ज्यादा है, लेकिन इसका आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर से दूर है। और जब दूर होगा तो एक्यूरेसी कम होगी, जब करीब होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा। जबकि दूसरे ऑब्जर्वर का आंसर एक्चुअल के करीब है, और आंसर का करीब होना इट मीन कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। सो यहां से हम समझ गए हैं कि एक्यूरेसी आंसर के एक्चुअल के क्लोजनेस को कहते हैं, डिजिट्स की तादाद को नहीं कहते। सो दैट्स व्हाई डिजिट्स ज्यादा हो या कम हो इससे एक्यूरेसी को फर्क नहीं पड़ता। एक्यूरेसी देखता है कि आपका फाइनल आंसर आपके एक्चुअल आंसर के कितना करीब है। तो इस केस को आप इंटरप्रेट करें, आप इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर। इसमें कहा गया है कि प्रिसिशन क्या है, व्हाट इज प्रिसिशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिसिशन। तो भाई प्रिसिशन की कुछ अहम बातें लिख तो ज्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं पहला पॉइंट प्रिसिशन के बारे में लिखूंगा कि इट इज द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स टू वन अनदर, द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ वन ऑब्जर्वर टू वन अनदर। मैं लिखूंगा आपके लिए कि एक ही ऑब्जर्वर के डिफरेंट रीडिंग्स का आपस में करीब होना। एक ही ऑब्जर्वर का डिफरेंट रीडिंग्स का आपस में करीब होना प्रिसिशन कहलाता है। यानी अगर एक ऑब्जर्वर है 1, अगर मैं कहूं ऑब्जर्वर 1 उसके 3 रीडिंग्स हैं 10, 11, 12, और एक और ऑब्जर्वर है उसके भी 3 रीडिंग्स हैं, लेकिन इसकी रीडिंग्स है 10, 15 और 20। तो इसकी रीडिंग आपस में ज्यादा करीब है, और आपस में ज्यादा करीब है तो हम कहेंगे इसका प्रिसिशन ज्यादा है। और इसकी रीडिंग्स आपस में कम करीब है तो हम कहेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इस ऑब्जर्वर का प्रिसिशन कम है। ये एक पॉइंट अलाउ मी एग्जांपल। प्रिसिशन के बारे में मैं दूसरा क्लू या दूसरा हिंट आपको दूंगा दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अगर एक मेजरमेंट हुआ हो तो जिस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी उसका प्रिसिशन कम होगा, और जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उसका प्रिसिशन ज्यादा होगा। तो प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यानी इट मींस कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो प्रिसिशन कम होगा, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो प्रिसिशन ज्यादा होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। सो इन थर्ड कैटेगरी you can define it that precision is the reciprocal of least count. Precision is the reciprocal of least count. यानी precision is inversely proportional to least count. जिस इंस्ट्रूमेंट का least count ज्यादा होगा उससे precision कम होगा, और जिसका least count कम होगा उससे precision ज्यादा होगा। इसके नीचे आप कह सकते हो कि एक है स्क्रू गेज और एक है वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है तो स्क्रू गेज की रीडिंग में प्रिसिशन ज्यादा होगी, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज्यादा है तो इसमें प्रिसिशन कम होगा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्क्रू गेज, सो द प्रिसिशन ऑफ स्क्रू गेज विल बी ग्रेटर देन द प्रिसिशन बाय वर्नियर कैलिपर। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यूज कर सकते हो एक्सप्लेन करने में।
शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं कि दो क्वांटिटीज हैं, इसमें आपको दिया गया है कि फर्ज करो वी हैव टू क्वांटिटीज, हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं और शर्त यह है कि इनके डायमेंशन डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट डायमेंशंस। तो आप बताएं इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपकी क्या राय है, इनके डिवीजन के बारे में आपकी क्या राय है, इनके एडिशन के बारे में आपकी क्या राय है और इनके सब्ट्रैक्शन के बारे में आपकी राय क्या है। दो क्वांटिटीज हैं, डायमेंशन वाइज डिफरेंट है और बताएं कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब चारों के बारे में क्या कह सकते हो। तो आंसर मैं दे रहा हूं, डायरेक्ट दे रहा हूं, याद रखें जब डिफरेंट डायमेंशंस हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनका डिवीजन भी पॉसिबल है, इनका डिवीजन भी पॉसिबल होता है और डिफरेंट डायमेंशंस का एडिशन इम्पॉसिबल होता है। एडिशन ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस इज इम्पॉसिबल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट डायमेंशन इज आल्सो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है, ये नामुमकिन होता है। अब आप कहोगे सर कैसे एक्सप्लेन, तो करना पड़ेगा, हर एक का एक एग्जांपल तो देना पड़ेगा, जाहिर है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना आंसर तो नहीं दे सकते हो, हर एक के साथ एटलीस्ट एक का भी एग्जांपल तो देने होंगे। बाय मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका एग्जांपल दे देना मोमेंटम, मोमेंटम जानते हो p, फार्मूला क्या है, तो कहे सर एक है मास और एक है वेलोसिटी और आप जानते हो कि मास का डायमेंशन अलग है और वेलोसिटी का डायमेंशन अलग है, लेकिन फिर भी दो डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटीज ने मल्टीप्लाई होकर हमें एक नया रिजल्ट दे दिया है। सो अगर रिजल्ट हमें मिल चुका है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, डिफरेंट क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट मिल सकता है तो इट इज पॉसिबल, आंसर नहीं मिल सकता तो इम्पॉसिबल है। गुड, पॉसिबल है डिवीजन, इसका आंसर बताएंगे तो कहें सर बिल्कुल आंसर मालूम है हमें, एक एग्जांपल दे दें कि एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास, न्यूटन सेकंड लॉ बेशुमार एग्जांपल है, मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक पे जितना डीप जाओगे आपका फायदा है, आपका टैलेंट है अपना। एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स का डायमेंशन अलग है, मास का डायमेंशन अलग है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन बतौर अलग आंसर मिला है, हमें आंसर मिल चुका है, तो अगर किसी प्रोसेस से आंसर आ रहा है तो इट मीन वो प्रोसेस पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है क्योंकि आंसर आ रहा है और डिफरेंट डायमेंशन का डिवीजन भी पॉसिबल है क्योंकि आंसर आ रहा है। ओके, लेट मी प्रोसीड। एडिशन इम्पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन इम्पॉसिबल है, क्यों, रीजन बताएं, तो बहुत आसान सा रीजन दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि 7 बुक्स माइनस, अगर मैं कहूं 7 बुक्स प्लस, प्लस है पहले, प्लस 3 पेन, मुझे इसका आंसर बताओ, सोचते रहोगे कुछ नहीं बता सकते हो, 7 + 3 10 है, लेकिन इसके साथ बुक्स लिखोगे या पेन लिखोगे, इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं, यानी बुक्स और पेन का एडिशन होता ही नहीं, बुक्स रिप्रेजेंट अलग डायमेंशन एंड पेन रिप्रेजेंट अलग डायमेंशन। सो जब डायमेंशंस डिफरेंट हो, जब नेचर डिफरेंट हो, तो उनके मल्टीप्लिकेशन से तो आंसर पॉसिबल है, डिवीजन से तो आंसर पॉसिबल है, लेकिन एडिशन से आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं हो सकता जनाब, इधर हमें आंसर नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एड different dimensional quantities, so addition is impossible among different dimension। और similarly subtraction में आप कहें कि 7 books minus 3 pens, तो भी आप कयामत तक इसका कोई आंसर नहीं निकाल सकते हो। सो जब डायमेंशंस डिफरेंट हो, डिफरेंट नेचर्स हो, तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वहां हो सकता है, पॉसिबल होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें कहा जा रहा है पल्स रेट और पेंडुलम टाइम पीरियड। कहते हैं कि पल्स रेट जो है ह्यूमन पल्स रेट, और दूसरा कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इस दोनों का ताल्लुक टाइम से है, पल्स रेट और टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का ताल्लुक टाइम से है। सो हम इसको यूज क्यों नहीं करते, व्हाई वी डू नॉट यूज इट,
हम इनको यूज क्यों नहीं करते? अगर ह्यूमन पल्स रेट, अभी मेरा पल्स रेट है, एक खास पार्टिकुलर टाइम में पल्स रेट हो रहा है, तो टाइम मेजरमेंट के लिए इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब इसका आंसर कैसे दोगे? बहुत आसान आंसर बनता है इसका। आंसर में आप सबसे पहले कहोगे कि जनाब टाइम की हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। टाइम की हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। क्लास का टाइम हो, इस वीडियो का टाइम हो, कहीं से आने जाने का टाइम हो, मिलने मिलाने का टाइम हो, और खाना खाने का टाइम हो, गाना गाने का टाइम हो, मूवी टाइम हो या स्टडी टाइम हो, अपने टाइम को मेजर ही करना है। सो आंसर टाइम मेजरमेंट है। मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट रिक्वायर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मांगता है, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन के जो पूरी दुनिया के लिए, हर जगह, हर बंदे के लिए सेम हो, तब जाकर ये काम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। आंसर ये है कि टाइम रिक्वायर मेजरमेंट, मेजरमेंट रिक्वायर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, इट विल बी कांस्टेंट एंड फिक्स्ड थ्रू द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन ऑल रीजन्स। ये जरूरी है। अब आते हैं जनाब, पहले लेते हैं पल्स रेट को। क्या आप कह सकते हो कि दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं सबका पल्स रेट सेम है? नहीं। आपका डेफिनेटली आंसर होगा कि नहीं। तो पल्स रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। मुख्तलिफ लोगों के लिए पल्स रेट मुख्तलिफ होता है। बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, बूढ़ों का अलग होता है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। ना सिर्फ ये, एक ही बंदा में, मेरा भी पल्स रेट कुछ और है। अभी इधर से ऊपर से नीचे जाऊंगा, नीचे फ्लोर में जाऊंगा, सीढ़ियों पर उतरूंगा, कुछ और होगा, फिर वापस चढ़ के आऊंगा, कुछ और होगा, भागूंगा, कुछ और होगा, लेट जाऊं तो कुछ और होगा, आराम करूंगा, कुछ और होगा। तो इट मीन इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, इसलिए यूज नहीं करते। फिर आप कहोगे टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्यों यूज नहीं करते हो? तो कहोगे सर टाइम पीरियड का इक्वेशन है 2 पाई L/G। चलो माय डियर स्टूडेंट, 2 पाई तो कांस्टेंट है, लेंथ को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, लेकिन क्या g की वैल्यू थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है? वेल डिफाइंड मीन जो दुनिया में हर गोशे में सेम रहे, फिक्स्ड रहे, लेकिन g की वैल्यू फिक्स नहीं है। g की वैल्यू पोल्स पर कुछ और होती है, इक्वेटर पर कुछ, इक्वेटर पे मिनिमम है, पोल्स पर मैक्सिमम है, या जमीन के सरफेस पर अलग अलग होती है, हाइट पर अलग होती है, नीचे अलग होती है। सो दैट्स व्हाई, इसकी वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। और जब तक कोई भी टाइम से वाबस्ता फैक्टर वेल डिफाइंड नहीं होता, स्टैंडर्ड नहीं होता, तब तक हम उसे टाइम के मेजरमेंट में इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि ये दोनों टाइम के मेजरमेंट में इस्तेमाल नहीं होते। द लास्ट conceptual question of chapter number 1, measurement. Last question is 9 number. ये कहता है डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन, क्या वो करेक्ट भी होगा? आपसे कहा जा रहा है कि फर्ज करो एक इक्वेशन है, लेट अस सपोज वी हैव एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो क्या वो करेक्ट होगा? क्या ये जरूरी है कि वो करेक्ट हो? आसान क्वेश्चन है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है? डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। याद रखिए, बस एक छोटा सा सेंटेंस याद रखें कि हर करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है, लेकिन हर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता। क्यों? वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर, क्या ये ठीक है? आप सब कहोगे नहीं सर ये तो गलत है, ये गलत है, ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है। वजह बताएं, तो आप मुझसे कहोगे सर बिकॉज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर होता है, 2000 मीटर कहां से आ गया? इट मीन कि ये गलत है। लेकिन इसको देखें तो इसका डायमेंशन लेफ्ट साइड पे किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और राइट साइड पे मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये डायमेंशनली ठीक है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं है, गलत है। इसके बरक्स अगर मैं कहूं F इज इक्वल टू ma, इक्वेशन ठीक है। कैसे कह सकते हो? कहें सर ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसे हम गलत भी कह सकते हैं। तो F इज इक्वल टू ma, ये ठीक है।
ये करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन इसका डायमेंशन मालूम करोगे आपको मिलेगा mlt-2। राइट साइड का डायमेंशन मालूम करोगे आपको मिलेगा mlt-2। तो आपने देखा कि जो करेक्ट इक्वेशन होता है वो डायमेंशनली करेक्ट होता है, लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि करेक्ट होने के लिए तीन चीजों का होना लाजमी है। लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के बराबर, लेफ्ट साइड का डायरेक्शन राइट साइड के डायरेक्शन के बराबर, और लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर। अब अगर सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है और बाकी दो बातें नहीं है तो ये करेक्ट नहीं होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन अगर बाकी दो बातें भी होंगी तो फिर डायमेंशनली भी करेक्ट है और करेक्ट भी है। विश यू गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।